नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के बारे में बताते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अपने इस सेगमेंट के जरिए हम कृषि से संबंधित तमाम ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे कि खेती किसानी के क्षेत्र में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आज भी आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां, आइए डालते हैं नजर। सेहत दुरुस्त रहे, इसके लिए हम अपने आहार में बदलाव करते रहते हैं और अपनी थाली में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जिनसे प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा भी हो और शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर हो सकें। शायद इसीलिए हम अंकुरित अनाज और सलाद जैसी चीजों का सेवन करते हैं, लेकिन विज्ञान और तकनीकी अब इसमें भी 2 कदम आगे चल रही है, जिसमें एक नई चीज इजाद की गई है जिसे नाम दिया गया है माइक्रोग्रीन्स, जिसमें माइक्रो का मतलब छोटा और ग्रीन यानी हरा होता है। वहीं अगर हम इसके गुणों पर जाएं तो ये किसी सुपरफूड से कम नहीं है। माइक्रोग्रीन्स बीज के अंकुरण और पौध के बीज की कड़ी है, जिसमें पौध से 4 से 6 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, सी व के मौजूद हैं। हाल ही में इसमें शोध किए गए हैं, इसीलिए अभी कम लोग ही इसे जानते हैं। लेकिन पूसा संस्थान इसके उपयोग और उत्पादन में इजाफा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें केवल 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद युवा खुद का स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आइए विशेषज्ञ से लेते हैं पूरी जानकारी। ये जो माइक्रोग्रीन शब्द है, देखिए इसमें 2 भाग हैं। एक है माइक्रो, जिसका मतलब होता है छोटा, और ग्रीन मतलब हरा। तो माइक्रोग्रीन एक पौधे की वो अवस्था है, अगर हम देखेंगे एक बीज होता है, फिर आता है स्प्राउट, फिर तीसरी जो अवस्था है माइक्रोग्रीन है, उसके बाद बेबी ग्रीन आता है और उसके बाद हमारी साग की अवस्था आती है। अगर हम एक सरसों को एग्जाम्पल लेकर के देखें तो सरसों में हम सरसों का बीज भी खाते हैं, सरसों का साग भी खाते हैं। लेकिन जो ये माइक्रोग्रीन है, इसको जनरली अगर हम देखेंगे जो किताबों में लिखा हुआ है 7 से 21 दिन की अवस्था में जैसी जैसी भी हम क्रॉप लगाते हैं उस हिसाब से इसको हम कट करते हैं। अब माइक्रोग्रीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं माइक्रोग्रीन्स की उसके बीज से या उसके मैच्योर काउंटर पार्ट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब कि सरसों के साग को अगर हम सरसों के माइक्रोग्रीन से तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या जो विटामिन्स हैं, स्पेशली जो विटामिन सी है, विटामिन ए है और विटामिन के है, ये लगभग 4 से 6 गुना तक ज़्यादा होता है। और अलग अलग क्रॉप स्पीशीज़ में काफ़ी अध्ययन किया गया है पूरे विश्व में, और देखा गया है कि कभी कभी तो ये जो विटामिन्स है या एंटीऑक्सीडेंट है 40 गुना तक भी माइक्रोग्रीन्स में ज़्यादा होते हैं। इसलिए माइक्रोग्रीन एक अपना महत्व रखते हैं। माइक्रोग्रीन में जब ये एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो इसकी एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमारे जो शरीर में जो नकारात्मक तत्व हैं उनको ये बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और इनका जब देखा गया, अध्ययन किया गया, तो देखा गया कि कैंसर के लिए भी ये प्रतिरोधक क्षमता मनुष्यों को देते हैं। इतना ही नहीं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें भी इनका काफ़ी एक अच्छा रोल पाया गया है। अगर हम डिफरेंट देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज़ है, क्या है जो माइक्रोग्रीन्स पे लगा सकते हैं, तो 2 बात है। अगर आप एज ए मतलब घरों पे करना चाहते हैं तो आपके घर में कुछ बीज हमेशा ही उपलब्ध हैं, जिसमें कि आपका मूंग हो गया, फिर आपके पास मेथी है, फिर आपके पास ये सरसों है जिसको कि आप कभी भी, मसूर भी अपने घरों में लगा सकते हैं। अगर आप उद्यम के रूप में ले रहे हैं तो आपको कोई एक मीडियम लेना पड़ेगा जिस पे कि आप ग्रो करते हैं, और फिर ये जो स्पीशीज़ है, क्रॉप है, जो हम पौधे लगाते हैं वो उनकी वैरायटी बढ़ जाती है। उसमें कई तरीके की हम क्रॉप स्पीशीज़ लेते हैं जिसमें कि फिर हम कलर का भी ध्यान देते हैं कि सिर्फ हरा ही ना हो। कुछ ऐसी भी क्रॉप्स हैं जो आपका लाल कलर देती हैं, जैसे कि रेड कैबेज है। ब्रोकोली, अगर विश्व में देखा जाए तो ब्रोकोली का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और आज की मतलब परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा कोई माइक्रोग्रीन किसी चीज़ का बनाया जाता है तो वह है ब्रोकोली का। और अमेरिका सबसे बड़ा बीन्स माइक्रोग्रीन को बनाने वाला या प्रोड्यूस करने वाला और खाने वाला देश है फ़िलहाल। उसके बाद आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे माइक्रोग्रीन्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। इंडिया और चाइना अब ऐसे 2 देश हैं जिसमें कि माइक्रोग्रीन्स का प्रयोग बहुत तेज़ी से उपयोग बढ़ रहा है।
और कोविड के बाद तो जब इसकी न्यूट्रिशनल एनालिसिस की गई और देखा गया कि एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, तो इसका एक बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ा है और हमें इसको विभिन्न जो सिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है और इसको बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से बीज ले सकते हैं और उन्हें कितने दिन में तैयार कर सकते हैं। इस संबंध में विशेषज्ञ का कहना है कि इसे 2 रूपों में तैयार कर सकते हैं। पहला घर में उपयोग के लिए और दूसरा व्यावसायिक रूप से। माइक्रोग्रीन्स को अगर हम देखें तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो घरों में कर सकते हैं जिसमें कि बच्चों को ज़रूर ही लगाना चाहिए, वो खुद से इसको ग्रो करेंगे क्योंकि इसको लगाना और उगाना बहुत ही आसान है। फिर उसको खुद ही काटेंगे और तरह तरह के व्यंजनों में उपयोग कर सकते हैं। वो पास्ता में, पिज़्ज़ा में, कहीं भी डाल के इसको खाया जा सकता है। और आप किसी भी जो हमारी इंडियन कज़ीन है जिसको कि हम बनाते हैं उसमें गार्निशिंग के रूप में इसको उपयोग में ला सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स का जो मेजर काम है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए है। वो हमें वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है जो जनरली हमारे फूड में नहीं होता है। अब अगर हम इसको एक उद्यम के रूप में लेते हैं तो माइक्रोग्रीन्स का जो बिज़नेस है वो रेस्टोरेंट तक में होता है। तो जो भी एक एंटरप्रेन्योर इसको शुरू करना चाहता है उसको ज़रूरी है कि पहले वो एक बार मार्केट सर्वे कर ले और देख ले कि आपके आसपास जो भी रेस्टोरेंट हैं उनके साथ एक टाई अप कर ले और वो बता देते हैं 1 वीक पहले कि मुझे इस वीक इस दिन क्या कौन सी माइक्रोग्रीन की लगभग कितनी मात्रा चाहिए। तो वो एक काम बहुत ज़रूरी होता है मीन्स मार्केट सर्वे करने का, और उसी हिसाब से आप माइक्रोग्रीन्स बनाते हैं और जिस दिन उनको जितना चाहिए होता आप दे देते हैं। मैंने देखा है कि 2 तरीके से माइक्रोग्रीन्स दिया जाता है। कभी कभी तो पूरी ट्रे ही दे देते हैं, तो वो 1-2 दिन एक्स्ट्रा अपने वहाँ पर शेफ़ रख लेता है और जैसी उसको ज़रूरत होती है कर लेता है। दूसरा है कि आप उसको काट के पैकेजिंग करके अपना लोगो लगा करके भी मार्केट में दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके से माइक्रोग्रीन्स चलता है। माइक्रोग्रीन्स का है कि अपने घरों में ज़रूर लगाएं, अपने शेल्फ पे लगाएं और ख़ुद को भी मीन्स पोषण की सुरक्षा प्रदान करें। घर के लिए मूंग, मेथी, सरसों और मसूर, व्यावसायिक रूप से लाल पत्ता गोभी, मूली, सरसों, ब्रोकली, गोभी और मटर के बीज शामिल किए जा सकते हैं। इन बीजों को खासकर कोकोपीट में तैयार किया जाता है, लेकिन अगर मिट्टी और गमले उपलब्ध हैं तो इन्हें उसमें भी तैयार कर सकते हैं। आमतौर पर ये 4 से 9 दिन में तैयार हो जाते हैं। तैयार फसल को तय समय में कैंची की सहायता से काट लिया जाता है और जरूरत के हिसाब से या तो इस्तेमाल करें या फिर बाजार में बेच दें। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कि आपकी मूली हुई या आपकी सरसों हुई, वो तो हर सीज़न में बहुत ही बढ़िया आती है। अब अगर आप मूंग या मसूर लगा रहे हैं तो मूंग आपकी गर्मियों में अच्छी आएगी, मसूर आपकी ठंड में अच्छी आएगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा हम एक कूलर या एसी का सेटअप रखते हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत आसानी से आप इस काम को कर सकते हैं। लाइट का भी जहाँ तक सवाल है, माइक्रोग्रीन्स को कोई बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट नहीं चाहिए। एक नॉर्मल देखिए वाइट ट्यूब लाइट लगी हुई है, इसके साथ आप एक येलो ट्यूब लाइट्स भी आती हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन लेकर के एक अच्छी ग्रोथ आप पा सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स की एक बहुत ख़ास बात है, वो है कि इसका ऑर्गेनिक होना। माइक्रोग्रीन्स में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप एक बीज लगाते हैं और 7 से 8 दिनों के अंदर उसको काट के उपयोग में ला लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये 100% ऑर्गेनिक एक प्रोडक्ट है और आप इसको एक प्रॉपर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। कुछ बातें माइक्रोग्रीन्स को लगाते समय ज़रूर ध्यान देने की हैं। वो है कि आप जब भी कोई भी बीज इसमें उपयोग करें वो किसी भी तरीके का ट्रीटेड या कोटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो नॉर्मल सीड मिलते हैं उसमें आप देखोगे कि कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की कोटिंग होती है। तो उसमें हमने जब अध्ययन किया तो देखा कि चूँकि 7 से 8 दिनों में, मैक्सिमम 10 दिन में हम इसको कट कर लेते हैं, तो उसमें उसकी कुछ मात्रा आने का पूरा अंदेशा रहता है। तो आप किसी पूसा संस्थान है जैसे कि दिल्ली में या आप जहाँ भी रहते हैं आसपास में ज़रूर कोई एक एग्रीकल्चर का संस्थान होगा, कोई यूनिवर्सिटी होगी, उनसे आप बात करें, और या इवन सीड कंपनी के भी साथ आप बात करके अगर आप माइक्रोग्रीन बिजनेस में हैं तो उनसे अनकोटेड और अनट्रीटेड सीड ज़रूर लें। और अगर किसी भी प्रकार से आपने कोई ट्रे ग्रो की है और उसमें कोई फंगस आ गया है तो उसको मतलब मेरा तो यही मानना है कि उसको डिस्कार्ड कर दें और दोबारा उसका उपयोग करें। इसके साथ ही साथ इसमें एक और आयाम है, वो है आपके स्किन मीन्स जो क्रीम्स होती हैं, लोशंस होते हैं, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि माइक्रोग्रीन्स इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं तो वहाँ भी इसका उपयोग हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेश में ही माइक्रोग्रीन्स सिर्फ रेस्टोरेंट में जा रहा है, ये घरों में भी जा रहा है, स्पेस फूड में भी है, और डिफरेंट तरीके की जो ब्यूटी क्रीम्स हैं, स्पेशली जो फेस क्रीम्स हैं, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। इस तरह से नई तकनीकें जहां युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी, वहीं समाज को सेहत भरा आहार भी मिल सकेगा। तो
अभी आपने खेती किसानी सेगमेंट में जानी कुछ खास बातें। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में पशुपालन से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि पशुपालन के क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सकें। तो आइए, क्या है वो जानकारियाँ, डालते हैं नज़र। हमारे देश में रेशम की साड़ियों का विशेष स्थान है। पुराने समय से ये भारतीय नारी का परंपरागत पहनावा है। हमारे देश में रेशम उत्पादन का मिश्रित व समृद्ध इतिहास रहा है। भारत में 15वीं शताब्दी से ही रेशम का व्यापार किया जाने लगा था। वर्तमान में करीब 9 करोड़ 18 लाख लोगों को रोजगार देने में रेशम अपनी भूमिका अदा कर रहा है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रेशम का ये कीट महिलाओं को सरलता से आत्मनिर्भर होने में सहायता कर रहा है। रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग भी दिया जा रहा है। रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1949 में रेशम बोर्ड की स्थापना की गई। रेशम कीट पालन कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत में इस उद्योग में शीघ्र उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा कृषि कार्य और अन्य घरेलू कार्यों के साथ भी इस उद्योग को आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार रेशम 2 प्रकार का होता है। पहला शहतूती रेशम यानी मलबरी सिल्क और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बिना शहतूत वाले रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाता है। आज ये व्यवसाय अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है। लोगों में बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं का साथ पाकर वो किसान भी इन्हें आसानी से कर पा रहे हैं, जो परंपरागत खेती में सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे थे। परभणी, महाराष्ट्र के किसान का भी कुछ यही कहना है। रेशम कीट, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी है, इसे पालने के लिए सबसे जरूरी है शहतूत का पौधा। शहतूत एक बहुवर्षीय पेड़ होता है और इस पौधे को एक बार लगाने पर ये अगले 15 सालों तक पत्तियां देता रहता है, जो इस कीट का मुख्य भोजन है। इसीलिए अगर किसान शहतूत के बाग लगा रहे हैं तो उन्हें सही मापदंड का ध्यान रखना चाहिए। बाग तैयार हो जाने पर इन कीटों का पालन शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। हालांकि इस कीट का जीवन काल ज्यादा नहीं होता, ये केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इन 3 दिनों के अंदर ही मादा कीड़े शहतूत की पत्तियों पर 300 से लेकर 400 तक अंडे दे देती हैं। फिर हर अंडे से करीब 10 दिन में छोटा मादा कीट लार्वा निकलता है। फिर ये मादा कीड़ा करीब 40 दिन में ही लंबा और मोटा होने लगता है। ये कीड़ा अपने सिर को इधर उधर हिलाकर अपने चारों तरफ अपनी लार गिराता है, जिससे धागे का घोल बन जाता है, जिसे हम कोया या फिर कोकुन भी कहते हैं। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो वे सूख कर धागे का रूप ले लेता है, जो कि करीब 1000 मीटर लंबाई का होता है, और इसी धागे से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। कोकुन से धागा निकालना भी अपने आप में एक कला है, जिसमें 3 चरणों को पूरा करना होता है। पहला, कोकुन का सूखना। बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के लिए कोकुन को गर्म हवा में सुखाया जाना चाहिए। इससे प्यूपा मर जाता है। साथ ही कोकुन शेल की परतें आसानी से अलग की जा सकती है।
दूसरा, कोकून का भंडारण। कोकून को लंबी अवधि के भंडारण के लिए एक उपयुक्त भंडारण कक्ष में रखा जाता है। कोकून भंडारण में कमरे के केंद्र में 20 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान होना चाहिए और कमरे के अंदर की हवा में करीब 55% आर्द्रता होनी चाहिए ताकि कवक कोकून पर हमला ना कर सके। तीसरा, कोकून की छटाई। इस दौरान कोकून की छटाई की जाती है। इस दौरान खराब या डबल कोकून, मटमैला कोकून, पिघला, संक्रमित या फिर विकृत कोकून को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद रेशम के रेशे निकाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की चीजें बनाने में किया जाता है। इसी के साथ आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। जो कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं वही कामयाब किसान की सूची में अपना नाम दर्ज करवाते हैं और साथ ही साथ दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे ही सफल किसान की जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। खूबसूरत नजारों से सजा राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ के करीब 62% हिस्से में खेती की जाती है, जिसमें धान यहाँ की मुख्य फसल है। राज्य के कुल अनाज उत्पादन का करीब 77% भाग सिर्फ धान है। राज्य में बहती गोदावरी और कृष्णा नदियाँ यहाँ के खेतों की प्यास बुझाती है। यहाँ के ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती करते हैं। उन्हीं में से एक है जगदीश रेड्डी जी, जो न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं बल्कि शुद्ध उत्पाद भी लोगों के बीच ला रहे हैं। जगदीश जी कैसे आम से खास किसान बने, आइए जानते हैं।
जगदीश जी करीब 7 साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हालांकि पहले वो भी सामान्य खेती ही किया करते थे, लेकिन प्राकृतिक खेती के प्रति बढ़ती जागरूकता ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और जगदीश जी ने अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का पूरी तरह से इस्तेमाल बंद कर दिया। लेकिन अब एक नई समस्या उनके सामने खड़ी थी और वो थी प्राकृतिक खेती को सफल कैसे बनाया जाए। इसके लिए जगदीश जी ने सुभाष पालेकर जी से मुलाकात की और उनके सानिध्य में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया। 7 दिन के इस प्रशिक्षण के दौरान मिली छोटी सी छोटी जानकारी उन्हें प्राकृतिक खेती के और करीब लेकर आ गई। अब उनके खेतों में पूरी तरह से प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल होने लगा और आज उनके खेतों में अनाज फसलें, फलदार पेड़, तिलहनी फसलें लहला रही है। इतना ही नहीं, वो अपने खेतों में होने वाली फसलों से करीब 80 तरह के शुद्ध उत्पाद भी बनाते हैं, जिसमें गुड़, दालें, पापड़, मसाले, नमकीन शामिल है। वो बताते हैं कि उनके इस अनुपम कार्य में वो अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ करीब 200 किसान जुड़े हुए हैं जो प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रहे हैं। ये मैं एक प्राकृतिक किसान हूँ। 7 साल से मैं वो खेत में कोई यूरिया, कोई DAP या केमिकल खाद नहीं डाला। एक ही गांव से 30 एकड़ फार्मिंग बनाने के प्राकृतिक किसान फार्मर सुभाष पालेकर मुझे बोला, उनको वर्कशॉप अटेंड करा मैं। उनने 7 डेज वो वर्कशॉप में मैं कंप्लीट नेचर फार्मिंग टेक्निक्स पालेकर से मुझे भेज दिया और पूरा मेरा साथ है और 200 फार्मर से आंध्र प्रदेश एरिया पे। मैं चावल और मैंगो ज़्यादा मिलेट्स, बहुत वैसे मिलेट्स, पूरा नेचर प्रोडक्ट्स, नेचर फार्मिंग करूँगा मैं। ऑयल्स, कोल्ड प्रेस ऑयल्स भी करूँगा मैं। कितना ज़्यादा फार्मर्स को बहुत अवेयरनेस करने को मैं तैयार हूँ। भारत देश में 50 लाख नेचर फार्मर्स हुआ, 50 लाख। मैं नेचर फार्मिंग करने तो बहुत क्वालिटी आता है चावल फूड को भी, कोई केमिकल रेसिड्यूज नहीं मिलता है इसमें और फुल न्यूट्रिशन वैल्यूज मिलता है। और फार्मर्स भी ये नेचर प्रैक्टिस करने तो वो बहुत फ्यूचर में उनको बहुत बेनिफिट्स भी मिलता है नेचर फार्मर्स को। तो दुनिया को नेचर फार्मिंग बहुत आवश्यक है। सो मैं पूसा लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम पूसा में नेचर फार्मर का मेरे को अवार्ड भी मिला। मैं प्राकृतिक किसान फेडरेशन रखा रिसेंटली हैदराबाद, उनको एम से पूरा इंडिया में नेचर फार्मर्स में एक अम्ब्रेला के हो चुके, बहुत प्लान करूँगा मैं। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है प्राकृतिक किसान फेडरेशन। ओनली नेचर फार्मर्स उनमें मेंबर्स हो सकते हैं। जगदीश जी बताते हैं कि प्राकृतिक रूप से तैयार उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। इस तरह से तैयार किए गए फसल उत्पाद हमारे शरीर के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश जी के ये प्रयास वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी हमारे और पर्यावरण के लिए सुखद साबित होंगे। उनके इन प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले साल उन्हें पूसा किसान मेले में सम्मानित भी किया गया। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करके लाभ ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।